नमस्कार, स्पेक्ट्रम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। सेल बायोलॉजी को बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि सरकारी नौकरियों के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें जो जीएस का पेपर होता है और उसमें भी जो साइंस का पोर्शन होता है उसमें सेल बायोलॉजी से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, उनका शरीर अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन्हीं इकाइयों को कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और ये जीवन के आवश्यक कार्यों का निष्पादन करता है तथा कोशिकाएं स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती हैं। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती है। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया, है ना, ये वास्तव में कोशिका के द्वारा ही संपादित होती है। कोशिका कोशिका सेल या साइटो शब्द जो बना है वो ग्रीक शब्द काइटोस या लैटिन शब्द सेला से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है हॉलो स्पेस। सेल का अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज कर कोशिका नाम दिया। हुक की कोशिकाएं वास्तव में कोशिका भित्तियां थीं। इन्होंने सेल वास्तविक रूप से नहीं देखा था, इन्होंने केवल सेल वॉल को ही देखा था। उन्होंने ओक वृक्ष का छाल लिया और वो छाल को वो माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा, तो वो देखते हैं और पाते हैं कि उसमें शहद के छत्ते के समान कई छोटी छोटी संरचनाएं उनको दिखती है। ठीक है, इन्हीं ज्यामितीय संरचनाओं को वे सेल्स कहते हैं, क्योंकि वो जहाँ आसपास जहाँ रहते थे वहाँ छोटे छोटे कमरों में बहुत सारे जो छोटे छोटे कमरे में मॉन्क्स लोग रहते थे, भिक्षु लोग रहते थे, और उसी के आधार पर इन्होंने सेल का नाम दिया। सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज का श्रेय लीवेनहॉक को जाता है। जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज का श्रेय लीवेनहॉक को जाता है। ये देखिए, ये जैसे बहुत सारे छोटे छोटे कमरे हैं, ठीक है, ये कमरे हैं, ठीक है, जहाँ मॉन्क्स लोग रहते हैं, ठीक है, ये ठीक है, इसी के आधार पे सेल का नाम दिया गया। ये रॉबर्ट हुक भाई साहब हैं ये, ठीक है, इन्होंने 1665 में ये ओक वृक्ष है, ओक वृक्ष का छाल लिया, छाल को ये क्या किया, माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा, तो वो पाते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ज्यामितीय संरचनाएं दिखती हैं, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। इन्होंने इसी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को सेल्स कहा, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को सेल्स कहा। जैसे कि एक ईंट से दीवार का निर्माण होता है और इस दीवार से एक कमरे का निर्माण होता है और उस कमरे से एक सुंदर भवन या घर का निर्माण होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी छोटी छोटी कोशिकाओं से ऊतक या टिश्यू का निर्माण होता है और टिश्यू से ऑर्गन का निर्माण होता है और ऑर्गन से बॉडी सिस्टम का निर्माण होता है और सभी बॉडी सिस्टम मिलकर बॉडी का निर्माण करते हैं। देखिए, जैसे कोई भी हम एक सेल्स ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नर्व सेल्स ले लेते हैं। नर्व सेल से नर्व टिश्यूज बनते हैं और उससे नर्व टिश्यूज से ब्रेन बनता है, ब्रेन से ही नर्व सिस्टम का निर्माण होता है। और दूसरा जैसे बॉडी सिस्टम ले लेते हैं, जैसे कि बोन सेल्स, बोन सेल्स में जैसे ऑस्टियोसाइट सेल्स होते हैं, ये स्केलेटन टिश्यूज का निर्माण करते हैं, स्केलेटन टिश्यूज मिलकर बोन का निर्माण करते हैं और ये स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और ये सभी बॉडी सिस्टम आपस में मिलकर एक पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं। आगे हम कोशिकावाद के बारे में पढ़ते हैं। कोशिकावाद 1839 में दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, है ना, वो वैज्ञानिक थे मैथियस लिडेन और थियोडोर स्वान। मैथियस लिडेन ने प्लांट्स में अपनी स्टडी किए थे। इन्होंने कहा था कि सभी जो प्लांट्स होते हैं वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जबकि थियोडोर स्वान ने
अपनी स्टडी एनिमल में किया था। इन्होंने कहा था कि सभी एनिमल्स सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद वे अपनी अपनी इंडिविजुअल स्टडी कर रहे थे। अचानक दोनों किसी स्थान पे एक जगह मिलते हैं, तो वो आपस में बातचीत करते हैं। स्वीडन कहते हैं कि मैं तो प्लांट पे स्टडी कर रहा हूँ और मैं ये देखा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है, एक सेल से मिलकर बना होता है। और तो स्वान कहते हैं कि मैं भी इन एनिमल में स्टडी कर रहा हूँ और मैं भी देखा हूँ कि ये जो एनिमल का जो स्ट्रक्चर है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है। तो उन्होंने आपस में तय किया कि हम दोनों मिलकर एक थ्योरी देते हैं, जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। तो स्लीडन एवं स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दिया, जिसके अनुसार सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। लेकिन ये दोनों वैज्ञानिक इस बात को बताने में असमर्थ रह गए कि ये जो कोशिका की उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है। तो अगेन दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि जो सभी कोशिकाएं होती है वो अपनी पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनती है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। लैटिन में उसने इसे ओमनिस सेलुला अ सेलुला कहा। ये देखिए, ये जो नई सेल्स बन रही है, ये कहीं न कहीं अपनी पुरानी सेल्स से ही बनती है। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कुछ फैक्ट्स देखते हैं कोशिका के बारे में। संसार की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है और जो संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है वो मेल गैमीट या स्पर्म होता है। वहीं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो फीमेल गैमीट या ओवम होती है। और मानव शरीर में ही सबसे लंबी लेकिन विभाजन रहित कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होता है। इसलिए कहा जाता है कि यात्रा के समय, स्पेशली जब मोटर बाइक से आप यात्रा करते हैं, तो एक्सीडेंट से बचने के लिए आपके ब्रेन इंजरी को बचाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि अगर ब्रेन का जो सेल्स है उसमें अगर डैमेज होगा तो उसमें कोई रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उसमें विभाजन ही नहीं होता है। तो इसलिए हमें ब्रेन को बचाना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन अक्सर हमने सुना है कि अगर ब्रेन में अगर विभाजन नहीं होता है तो फिर ब्रेन कैंसर या ब्रेन में ट्यूमर कैसे हो जाता है। तो इसका कारण ये है कि ब्रेन में दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। एक होते हैं न्यूरॉन सेल्स होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन न्यूरॉन सेल्स होते हैं। नॉन न्यूरॉन सेल्स के अंदर में आता है ग्लियल सेल्स आता है। ये इन्हीं ग्लियल सेल्स में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है तो ही ब्रेन का कैंसर या ब्रेन में ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। और मानव शरीर के अंदर सबसे तेज विभाजन होने वाला सेल्स होता है वो लीवर के सेल्स होते हैं। आगे हम कोशिकाओं के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। कोशिकांगों एवं केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हो, प्रो और कैरियन। प्रो और कैरियन। प्रो मीन्स होता है फर्स्ट, प्रिमिटिव, आदिम या प्राचीन प्रकार का, अविकसित प्रकार का, और कैरियन मीन्स होता है सेंटर या न्यूक्लियस। तो ग्रीक ओरिजिन में इसका मीनिंग होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, आदिम प्रकार का, अविकसित प्रकार का न्यूक्लियस। वहीं यूकैरियोटिक भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। यू मीन्स ट्रू होता है एंड कैरियन मीन्स होता है सेंटर और न्यूक्लियस, जिसका मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें विकसित प्रकार का जो या वास्तविक न्यूक्लियस पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार प्रायः छोटा होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार प्रायः बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है और न्यूक्लियस या केंद्रिका का अभाव होता है। लेकिन वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल एक गुणसूत्र होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में
झिल्लीबद्ध कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया, इत्यादि होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका का विभाजन होता है वो नॉर्मली विखंडन या मुकुलन के द्वारा, बर्डिंग के द्वारा होता है, लेकिन इसमें कोई माइटोटिक या मियोसिस वाला कोई डिवीजन नहीं होता है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वो सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, माइटोटिक या मियोटिक डिवीजन के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 70s एवं 80s दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है वो प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन का पूर्णतः अभाव होता है, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है वो प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है और इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल में अक्सर जितने भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जो जीव है ना, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आर्कीबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। वहीं यूकेरियोटिक सेल्स के एग्जांपल में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों आते हैं, जैसे इसमें एनिमल सेल्स, प्लांट सेल, है ना, फंगाई, है ना, ये सब यूकेरियोटिक सेल्स में आते हैं। ये डायग्राम से भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ये एकदम प्रिमिटिव टाइप का होता है, एकदम सिंपल टाइप का होता है। इसमें कोई वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स वगैरह भी नहीं होता है और इसमें जो डीएनए होता है ना, और जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम के रूप में होता है। जो डीएनए होता है वो सिंगल क्रोमोसोम के रूप में होता है और इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है और इसमें कोई माइटोटिक डिवीजन भी नहीं होता है। वहीं यूकेरियोटिक सेल्स में हम देखें तो इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है और जो डीएनए होता है वो मल्टीपल क्रोमोसोम के रूप में उसमें उपस्थित होता है। और एक डायग्राम से हम समझते हैं, जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक बैक्टीरियल सेल्स का जो डायग्राम दिया गया है, इसमें देखिए कोई भी जो वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स इसमें उपस्थित नहीं है। इसमें जो उसके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो बॉडी है उसमें सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियाइड है, साइटोप्लाज्म है और ऊपर के स्ट्रक्चर में कैप्सूल है, पाइलस है, फ्लैजिलम है और ये राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा और कोई वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं। वहीं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में हम देखें तो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पेरोक्सिसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियोलस वेल डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है ना। तो ये एडवांस्ड प्रकार का एक ये सेल होता है। कोशिकाओं को हम एक अन्य प्रकार से भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स के रूप में। जो यूकेरियोटिक सेल्स का जो एग्जांपल्स पढ़े थे, यूकेरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स में हमने एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स पढ़ा है। तो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बारे में देखते हैं। जो एनिमल सेल्स होता है वो प्रायः छोटे होते हैं, इनका आकार छोटा होता है, लेकिन जो प्लांट सेल्स होता है अपेक्षाकृत बहुत बड़ा होता है। जो जंतु कोशिकाएं होती है वे उनका कोई आकृति निश्चित नहीं होता है, ये अनियमित आकार का होता है। और जो प्लांट सेल्स होता है वो समान आकृति का होता है और ज्यादातर चौकोर होता है या घन के आकार में होता है। जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन के रूप में होता है, वहीं पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। वृद्धि के बारे में देखते हैं तो जंतु कोशिका के आकार में वृद्धि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने से होती है। ठीक है, कोशिका की जितनी अधिक संख्या होगी तो जंतु कोशिका का आकार भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन प्लांट में जो कोशिका की वृद्धि होती है वो मुख्यतः कोशिका के आकार में वृद्धि होने से होती है। मतलब कोशिका इंडिविजुअल एक कोशिका का आकार जब बड़ा होगा तो प्लांट का कोशिका भी वृद्धि करेगा। सेल वॉल के बारे में देखते हैं। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। वहीं लेकिन सेल मेम्ब्रेन जरूर पाया जाता है। वहीं प्लांट कोशिका में देखें तो सेल वॉल पाया जाता है और जो कि सेल्यूलोज का बना होता है, जो कि सेल्यूलोज का बना होता है।
एनिमल सेल्स में सीलिया पाया जाता है जो जो कोशिका को गति प्रदान करता है, लेकिन पादप कोशिका में इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर उपस्थित नहीं होता है। एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस या कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक का द्रव्य विभाजित हो जाता है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म विभाजित होता है और वो नए सेल्स बनाते हैं। लेकिन वहीं प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस के दौरान में सेल प्लेट का निर्माण होता है। सेल प्लेट से ही कोशिका विभाजित होता है। जंतु कोशिका में किसी प्रकार का प्लास्टिड या लवक नहीं पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल्स में प्लास्टिड पाया जाता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट वगैरह पाया जाता है, जो प्लांट्स में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। जंतु कोशिका में कई छोटी छोटी वैक्यूल्स हो सकती है, लेकिन प्लांट सेल्स में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है, सेंट्रल वैक्यूल होता है। आगे हम सेल वॉल के बारे में देखते हैं। अभी जैसे हमने अंतर में पढ़ा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भिन्नता के बहुत सारे बिंदु होते हैं, जिसमें से एक बिंदु सेल वॉल को लेकर भी होती है कि पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और जो पादप कोशिका में जो सेल वॉल पाया जाता है वो सेलुलोज का बना होता है। पादप कोशिकाओं में दो कोशिकाओं के मध्य जो पदार्थों का आवागमन होता है वो एक स्ट्रक्चर के द्वारा होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा या जीवद्रव्य तंतु। ये चित्र में हम लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। जैसे ये सेल वॉल है, सेल वॉल ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। देखिए जो ऊपर का जो ये लेयर है ये प्राइमरी सेल वॉल कहलाता है, और ये अंदर का जो लेयर है वो सेकेंडरी सेल वॉल कहलाता है। तो जो दो कोशिकाओं के बीच में ये एक सेल से ये दूसरी सेल्स में जाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, एक टनल जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण एक सेल से दूसरे सेल्स में पदार्थों का आवागमन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे ये कोई एक सेल्स है, ये एक सेल से कोई एक पदार्थ होता है, ये एक स्ट्रक्चर के द्वारा दूसरे सेल्स में जा रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे देखते हैं। जैसे जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है ना, बैक्टीरिया का जो सेल है उसका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेंस से मिलकर बना होता है, जिसे म्यूरिन भी कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो फंगस होता है, फंगस का सेल वॉल जो होता है वो मुख्यतः काइटिन का बना होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आगे आते हैं मिडिल लेमला के बारे में पढ़ते हैं। मिडिल लेमला या मध्य पटल भी बोलते हैं। जो दो पास की कोशिकाओं की जो प्राथमिक कोशिका भित्तियां होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है, उसके बीच में एक रचना पाई जाती है जिसे हम मिडिल लेमला कहते हैं। मिडिल लेमला को हम लोग प्लांट का सीमेंटिंग मटेरियल कहते हैं। प्लांट का सीमेंटिंग मटेरियल इसलिए कहते हैं कि जैसे सीमेंट का काम होता है, कोई भी जैसे दो ईंटों को जोड़ना होता है ना, जो सीमेंट में क्षमता होती है दो ईंटों को जोड़ने की, उसी तरह मिडिल लेमला एक जो विस्कस स्ट्रक्चर होता है, विस्कस जिलेटिनस स्ट्रक्चर होता है, जो दो कोशिकाओं के बीच में दो कोशिकाओं को जोड़ के रखने का कार्य करता है। यह एक तरह से सीमेंट का कार्य करता है, क्योंकि इसका कार्य दो कोशिकाओं को जोड़ना है। कोशिका भित्तियों के विकास के समय पहले मध्य पटल का ही निर्माण होता है। जो मिडिल लेमला होता है या मध्य पटल होता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट से बना होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, है ना। जो मिडिल लेमला होती है, मिडिल लेमला की रचना होती है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पेक्टेट के द्वारा होती है ना। और ये विस्कस और जिलेटिनस पदार्थ के रूप में होता है, जो सेल्स को जोड़ने का कार्य करता है। आप देखे होंगे जैसे कोई आम के वृक्ष में आम फलता है, तो शुरू में आम के फल कच्चे होते हैं और कड़े होते हैं, लेकिन बाद में जब फल पकते हैं तो उसके जो छिलके होते हैं वो मुलायम हो जाते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि जो मिडिल लेमला होता है वो घुल जाता है ना। तो कोशिकाओं की परिपक्व अवस्था में मध्य पटल जो होता है वो घुल जाता है, मिडिल लेमला घुल जाता है, जिसके कारण कोशिकाएं क्या होती है, ढीली हो जाती है। इसी कारण जो जो कच्चे फल जो रहते हैं वो पकने पे मुलायम हो जाते हैं।
आगे देखते हैं हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ये देखिए, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। ये सेल के चारों ओर एक ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। वो प्रत्येक जो सजीव कोशिका होता है उसके जीव द्रव्य को घेरे रहती है, उसके प्रोटोप्लाज्म, ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, ये देखिए बहुत सारे ये फ्लूइड दिख रहा है आपको, है ना। ये फ्लूइड जो होता है यही प्रोटोप्लाज्म होता है। ये ऑल टाइप ऑफ सेल्स में पाया जाता है, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों में पाया जाता है। रॉबर्टसन रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया था, सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। इन्होंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन और लिपिड के द्वारा बना होता है। कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें होता है, जो परतें होती है वो प्रोटीन और क्या बोलते हैं, लिपिड के द्वारा बनी होती है। जो बाहर की परतें होती है और भीतर की परतें होती है वो प्रोटीन की, और जो मिडिल जो लेयर होता है वो लिपिड का बना होता है। आगे चल के एक एडवांस मॉडल दिया था सिंगर एवं निकलसन के द्वारा, जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ड्रम मोज़ेक मॉडल। सिंगर एवं निकोलसन ने 1972 में यह मॉडल दिया। यह सर्वाधिक मान्य मॉडल माना जाता है। इसके अनुसार जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फास्फोलिपिड, बाहरी प्रोटीन या परिधीय प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन की बनी होती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सही क्रम होता है वो PLLP के क्रम में रहता है। सबसे बाहर में प्रोटीन होता है, उसके बाद में लिपिड होता है, उसके बाद में फिर अगेन लिपिड होता है, और सबसे फिर बाहर में प्रोटीन होता है। प्लाज्मा झिल्ली में लगभग 40% लिपिड और 60% प्रोटीन पाया जाता है। ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन का बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए आपको बाहरी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन दोनों को दिखाया गया है। जैसे ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये आंतरिक प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन, ये बाहरी प्रोटीन है। एक होता है चैनल प्रोटीन होता है, ये चैनल प्रोटीन क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल के अंदर और बाहर जाने का एक पैसेज अपने प्रोवाइड करता है। जैसे कोई जो सेल के बाहर का पदार्थ होता है, सेल के जो बाहर का जो पदार्थ होता है सेल के जो बाहर का पदार्थ होता है वो चैनल प्रोटीन के द्वारा ही अंदर आता है, और सेल के अंदर का जो पदार्थ होता है वो चैनल प्रोटीन के द्वारा ही ये बाहर जाता है। आगे हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। 1940 में पुरकिंजे ने सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग दिया। ठीक है, पुरकिंजे को याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका का बाहरी आवरण बनाता है तथा उसके भीतर संपूर्ण पदार्थ को हम जीवद्रव्य कहते हैं। रासायनिक दृष्टि से यह जो द्रव्य होता है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक जटिल मिश्रण होता है। और ये जो होता है जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा भाग होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। पहला पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच का जो पदार्थ होता है, जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का पदार्थ होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म जो केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। हम इस स्ट्रक्चर में भी आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये साइटोप्लाज्म को दिखाया गया है। ये एक्चुअल में क्या होता है? केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच का पदार्थ होता है। ये केंद्रक है और ये कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली और ये केंद्रक है। ये दोनों के बीच का जो पदार्थ होता है, ठीक है, ये सब जो ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। वहीं जो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियस के अंदर में जो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में जो
न्यूक्लियस के अंदर में जो फ्लूइड भरा हुआ है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सेल बायोलॉजी का पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।